साल 1984 जहां दूसरे बच्चे वीडियो गेम्स खेला करते थे, वहीं एक 12 साल का लड़का कोडिंग करके खुद का वीडियो गेम बना रहा था। ये एक जीनियस था, दूसरों से अलग था और इसीलिए इसका कोई दोस्त नहीं था। इसे बुरी तरह बुली किया जाता था, लेकिन इसके बावजूद इसने हिम्मत नहीं हारी। आज वही लड़का रॉकेट्स, इलेक्ट्रिक कार्स और एआई टूल्स बना के वर्ल्ड का सबसे अमीर आदमी बन चुका है। ये कहानी है इलॉन मस्क की। 1971 में साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया शहर में जन्म होता है इलॉन मस्क का। उनके फादर एक मैकेनिकल इंजीनियर थे और मदर एक मॉडल और डाइटिशियन थी। बचपन में इलॉन को एक प्रॉब्लम थी, वो कई बार एक ट्रांस की सिचुएशन में चले जाते थे, जिस दौरान उनके आसपास चाहे कुछ भी हो रहा हो उन्हें भनक तक नहीं लगती थी। पेरेंट्स और डॉक्टर्स को लगा कि इलॉन को सुनने में कोई प्रॉब्लम है, पर बाद में पता चला कि इस दौरान उनका ब्रेन एक सुपर कंप्यूटर की तरह काम करता था। बाहर की दुनिया पे फोकस खत्म हो जाता था और पूरी ब्रेन पावर कॉम्प्लेक्स आइडियाज को विजुअलाइज करने में लग जाती थी। बेसिकली उनके दिमाग के अंदर एक पूरी साइंस लैब चल रही होती थी। इलॉन की एक और आदत थी लगातार 10-10 घंटों तक इंसाइक्लोपीडियाज और साइंस फिक्शन बुक्स पढ़ना, और इन्हीं बुक्स को पढ़ पढ़ के वो काफी इंटेलेक्चुअल हो गए थे। एक रात वो अपनी कजन्स के साथ बाहर खेल रहे थे, तभी उनकी एक कजन ने कहा कि उसे अंधेरे से डर लग रहा है, जिसके जवाब में इलॉन ने कहा कि डार्कनेस इज ओनली एब्सेंस ऑफ लाइट। इलॉन हमेशा लोगों को इसी तरह के लॉजिकल और फैक्चुअल तरीकों से जवाब देते थे, जिस कारण दूसरे बच्चे उन्हें पसंद नहीं करते थे। इनफैक्ट उन्हें स्कूल में बुरी तरह बुली किया जाता था। एक बार तो स्टूडेंट्स की एक गैंग ने उन्हें सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया और फिर इतना पीटा कि उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। लेकिन इन सभी इंसिडेंट्स ने इलॉन को पेन और हार्डशिप सहने के लिए मजबूत बना दिया। 8 साल की उम्र तक इलॉन की फैमिली एक हैप्पी फैमिली थी और ये फोटो उन्हीं हैप्पी टाइम्स की है। लेकिन फिर 1 साल के अंदर अंदर सब कुछ बिखर गया। उनके पेरेंट्स का डाइवोर्स हो गया, लेकिन इलॉन ने डिसाइड किया कि वो अपने फादर के साथ रहेंगे। 10 साल की एज में इलॉन ने एक मॉल में पहली बार एक कंप्यूटर देखा और उसे देख के वो इतने फैसिनेटेड हो गए कि उन्होंने अपने फादर से उसे खरीदने की जिद की। कुछ टाइम बाद उन्हें 5 KB मेमोरी वाला ये कंप्यूटर मिल गया, साथ में बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाली एक वर्कबुक भी मिली। इसे जनरली 6 महीनों में खत्म करना होता था, लेकिन इलॉन ने 3 दिन लगातार बिना सोए सभी लेसन्स कंप्लीट कर दिए। 1984 में केवल 12 साल की उम्र में इलॉन ने इसी कंप्यूटर में कोडिंग करके एक वीडियो गेम बना दिया और उसका नाम रखा ब्लास्टर। ये एक सिंगल प्लेयर स्पेस शूटर गेम था, जिसमें प्लेयर को अपनी स्पेसशिप का यूज करके एलियंस की स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय करना होता था। उन्होंने ब्लास्टर को एक कंपनी को $500 में बेच भी दिया और टेक्निकली ये उनकी लाइफ का पहला बिजनेस था। हाई स्कूल तक इलॉन को समझ आ चुका था कि वो बाकी बच्चों से ज्यादा केपेबल हैं और उनकी इन कैपेबिलिटीज को केवल एक देश जस्टिफाई कर सकता था और वो देश था अमेरिका। लेकिन उससे पहले उन्होंने कनाडा जाने का सोचा, क्योंकि इलॉन की मदर एक कैनेडियन सिटीजन थी और वहां के लॉ के अकॉर्डिंग वो अपनी सिटीजनशिप को अपने बच्चों को ट्रांसफर कर सकती थी। और इसी तरह से 17 साल के इलॉन कनाडा के लिए निकल पड़े। कनाडा में वो अपने कजन के साथ रहने लगे और छोटे मोटे काम करने लगे। 1989 में उनकी मदर और भाई किम्बल भी कनाडा आ गए और इसी दौरान इलॉन ने क्वींस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। फिर 2 साल के अंदर अंदर उन्होंने यूएसए की यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में ट्रांसफर भी ले लिया और फाइनली उनकी अमेरिका में एंट्री हो गई। 1995 में इलॉन और उनके भाई किम्बल कॉलेज खत्म करने के बाद अपना खुद का एक स्टार्टअप करना चाहते थे। उस समय इंटरनेट कॉमन लोगों तक तेजी से पहुंचना चालू हो चुका था, लेकिन इसके बाद भी लोकल बिजनेसेस या स्टोर्स को ढूंढने के लिए लोगों को शहर की पेपर डायरेक्टरीज यूज करनी पड़ती थी, जिसमें बेसिकली शहर के सभी बिजनेसेस की डिटेल्स होती थी। साथ में स्टोर की लोकेशन तक पहुंचने के लिए भी फिजिकल मैप्स यूज करने पड़ते थे या लोगों से डायरेक्शन पूछना पड़ता था। इसे देखते हुए इलॉन को आइडिया आया कि क्यों ना बिजनेसेस के लिए एक ऑनलाइन लिस्टिंग बनाई जाए, एक ऐसी वेबसाइट जहां शहर के सभी बिजनेसेस लिस्टेड होंगे और रेस्टोरेंट्स, होटल्स और डॉक्टर्स जैसी कैटेगरीज में डिवाइडेड होंगे, ताकि लोग इन्हें इजीली सर्च कर सकें। साथ में डायरेक्शंस के लिए एक ऑनलाइन मैप भी होगा। इलॉन और किम्बल ने एक छोटा सा अपार्टमेंट लेके इस आइडिया पे काम करना शुरू किया। उन्होंने अपने स्टार्टअप का नाम रखा Zip2। इलॉन दिन रात कोडिंग करते और किम्बल डोर टू डोर जाके दुकानदारों को Zip2 में लिस्ट होने के लिए कन्विंस करते थे। 1 साल में Zip2 की टीम ग्रो हुई, प्लेटफॉर्म इंप्रूव हुआ और कस्टमर्स तेजी से जुड़ने लगे। बाद में Zip2 ने दूसरी कंपनीज के लिए सॉफ्टवेयर्स बनाना भी शुरू किया। इसे देखते हुए Zip2 को पहले 3 मिलियन और फिर $50 मिलियन की फंडिंग मिल गई। 1999 तक पूरी दुनिया में इंटरनेट बूम अपनी पीक पे था और बड़ी कंपनीज अच्छे स्टार्टअप्स को अक्वायर करना चाहती थी। इसीलिए कॉम्पैक ने Zip2
Zip2 को $307 मिलियन में अक्वायर कर लिया। इलॉन को अपने शेयर्स के बदले में मिले पूरे $22 मिलियन और इसी तरह केवल 27 साल के इलॉन मस्क एक मल्टी मिलियनियर बन गए। इलॉन चाहते तो इन पैसों के साथ रिटायर हो सकते थे, लेकिन Zip2 की सक्सेस तो उनके आने वाले फ्यूचर का 1% भी नहीं थी। वैसे अगर आप भी एक बिजनेस करते हैं या करना चाहते हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि केवल एक अच्छा प्रोडक्ट बना लेने से बिजनेस सक्सेसफुल नहीं होता। प्रोडक्ट के साथ साथ आपको आपके बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशंस जैसे इनवॉइसिंग, अकाउंटिंग, रिक्रूटमेंट और कस्टमर रिलेशनशिप्स को भी मैनेज करते आना चाहिए। वैसे कितना अच्छा होता अगर हम इन सभी चीजों को एक ही ऑल इन वन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के थ्रू मैनेज कर सकें। वेल, ये पॉसिबल है Odoo के साथ। Odoo 45 ऐसे एप्स ऑफर करता है जो किसी भी टाइप ऑफ बिजनेस और किसी भी साइज ऑफ बिजनेस के सभी बिजनेस नीड्स को कवर करता है। यहाँ आप इनवॉइसेस बना सकते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर सकते हैं, प्लस मार्केटिंग, वेबसाइट और सेल्स भी मैनेज कर सकते हैं। Odoo की खास बात यह है कि ये काफी इजी टू यूज है। इसे यूज करने के लिए किसी एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है। ऑल्सो इनके एप्स एक दूसरे से इंटीग्रेटेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप Odoo के थ्रू एक इनवॉइस रेस करोगे तो उसकी एंट्री ऑटोमेटिकली आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हो जाएगी। सिमिलरली, जब आप एक सेल्स रिकॉर्ड करते हो तो आपके इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगे और CRM ऐप में कस्टमर की परचेज हिस्ट्री भी अपडेट हो जाएगी। द बेस्ट पार्ट इज कि आपको इन सभी एप्स के लिए अलग अलग पे नहीं करना। ये सारे एप्स एक ही सिंगल अफोर्डेबल सब्सक्रिप्शन में आ जाते हैं। इनका फर्स्ट ऐप तो लाइफ टाइम के लिए 100% फ्री है। तो अगर आप भी अपने बिजनेस ऑपरेशंस को डिजिटाइज करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से Odoo पे अभी साइन अप करो। कॉलेज के दौरान उन्हें नोवा स्कोटिया बैंक में इंटर्नशिप करते वक्त रियलाइज हुआ कि बैंकिंग इंडस्ट्री काफी स्लो और ओल्ड फैशन्ड है, इसीलिए वो अब बैंकिंग इंडस्ट्री को डिसरप्ट करना चाहते थे। उनका विजन था बैंकिंग के हर एक एस्पेक्ट जैसे पेमेंट्स, इन्वेस्टमेंट, लोन्स और सेविंग्स अकाउंट्स को पूरी तरह ऑनलाइन ले जाना बिना किसी फिजिकल ब्रांचेस के। इस विजन के साथ उन्होंने $12 मिलियन इन्वेस्ट किए और 1999 में स्टार्ट की X.com। लेकिन उस समय लोग ऑनलाइन शॉपिंग पे भी ट्रस्ट नहीं करते थे, ऑनलाइन बैंकिंग तो दूर की बात थी, जिस कारण इलॉन के लिए कस्टमर्स लाना बहुत डिफिकल्ट हो रहा था। इसीलिए इलॉन ने एक कमाल की स्कीम सोची। उन्होंने हर नए यूजर को ज्वाइन करने पर फ्री में $20 देना चालू कर दिए। इस $20 को वो कस्टमर इमीडिएटली खर्च कर सकता था। साथ में इस ऐप को दूसरे लोगों को रेफर करने पर भी $10 का रेफरल बोनस मिलता था। ये स्ट्रैटेजी इतनी सक्सेसफुल हुई कि अगले 2 ही महीनों में X.com पे 2 लाख यूजर्स आ गए। बट प्रॉब्लम ये थी कि इलॉन ऐसा करने वाले एक लौते नहीं थे। इसी दौरान पीटर थील नाम के एक यंग एंटरप्रेन्योर ने भी पेपैल नाम से एक डिजिटल बैंक स्टार्ट किया था। दोनों ही कंपनीज एक दूसरे को हराने के लिए मार्केटिंग पे करोड़ों रुपए खर्च कर रही थी। लेकिन ईयर 2000 की शुरुआत में उन्हें रियलाइज हो गया कि अगर वो इसी तरह लड़ती रही तो दोनों ही कंपनीज बर्बाद हो जाएंगी। इसीलिए मार्च में दोनों कंपनीज मर्ज हो गई। इस नई कंपनी के लार्जेस्ट शेयर होल्डर और CEO इलॉन थे और कंपनी का नाम भी X.com था। लेकिन इस मर्जर के बाद ये बात क्लियर हो गई कि इलॉन और पेपैल के फाउंडर्स के बीच में बहुत डिसएग्रीमेंट्स थे। जहां इलॉन कंपनी का नाम X.com चाहते थे, वहीं एम्प्लॉइज और कस्टमर्स पेपैल प्रेफर कर रहे थे। साथ में इलॉन का मैनेजमेंट स्टाइल काफी रूथलेस था। वो अपने एम्प्लॉइज को माइक्रो मैनेज करते थे और गलतियां निकलने पर उन्हें पब्लिकली क्रिटिसाइज करते थे। जिस काम के लिए कई दिन या हफ्ते लगने होते थे, इलॉन उसी काम को कुछ ही घंटों में एक्सपेक्ट करते थे। इसी दौरान इलॉन ने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड जस्टिन से शादी की थी और सितंबर 2000 में वो हनीमून के लिए ऑस्ट्रेलिया गए थे। मौके का फायदा उठाते हुए कंपनी के सीनियर एग्जीक्यूटिव्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उन्हें CEO की पोजीशन से हटा दिया और पीटर थील को CEO बना दिया। उन्होंने वापस आके कंट्रोल रीगेन करने की बहुत कोशिश की, पर वो सक्सेसफुल नहीं हुए। लेकिन फिर भी वो पेपैल के लार्जेस्ट शेयर होल्डर बने रहे। लकीली पीटर थील की लीडरशिप में भी पेपैल ने बहुत अच्छी ग्रोथ की और 2002 में eBay ने पेपैल को $1.5 बिलियन में अक्वायर कर लिया। इस डील से इलॉन को मिले पूरे $180 मिलियन। पेपैल की सक्सेस के बाद इलॉन सिलिकॉन वैली के सबसे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स में से एक बन चुके थे कि तभी इलॉन की कहानी में एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई। एक बीमारी के चलते उन्होंने अपने 2.5 महीने के बेटे को हमेशा के लिए खो दिया। इस इंसिडेंट ने इलॉन को डीपली इम्पैक्ट किया। वो 3 हफ्तों तक अपने घर नहीं गए क्योंकि उनके अंदर घर में एम्प्टी क्रेडल देखने की हिम्मत नहीं थी। बचपन में इलॉन बुलिंग से डील करने के लिए खुद को बुक्स और प्रोग्रामिंग में डुबा दिया करते थे। सिमिलरली अपने
बेटे के लॉस से डील करने के लिए उन्होंने अपने आप को काम में डुबा दिया। 2001 में 30 साल के इलॉन फिर से एक ऐसी इंडस्ट्री ढूंढने लगे जिसे डिसरप्ट किया जा सके। बचपन में उन्हें स्पेस में काफी इंटरेस्ट था और वो मिनी रॉकेट्स बना के लॉन्च भी किया करते थे, इसीलिए उन्होंने स्पेस सेक्टर को एक्सप्लोर करना चालू किया। एक दिन उनके दिमाग में क्वेश्चन आया कि आखिर ह्यूमंस ने अभी तक मार्स को एक्सप्लोर क्यों नहीं किया। उन्होंने नासा की वेबसाइट चेक की और पाया कि मार्स को एक्सप्लोर करने का नासा के पास कोई प्लान ही नहीं था, और इसी मूवमेंट में उन्होंने डिसाइड किया कि उनका अगला मिशन होगा मार्स को एक्सप्लोर करना। इलॉन ने वर्ल्ड के बेस्ट रॉकेट साइंटिस्ट से मुलाकात की और खुद को रॉकेट साइंस की किताबों में इमर्स कर दिया, जिससे वो खुद रॉकेट साइंस में एक्सपर्ट बनने लगे। इलॉन ने लाइफ टू मार्स फाउंडेशन लॉन्च कर दी और मार्स ओएसिस प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, जिसका मेन एम था मार्स में एक प्रेशराइज्ड ग्रीन हाउस भेजना और वहां मार्स का पहला पौधा उगाना। उनका ऑब्जेक्टिव था दुनिया के सामने प्रूफ करना कि मार्स में जिंदगी हो सकती है। वो इस एक्सपेरिमेंट को कैमरास के थ्रू पूरी दुनिया को दिखाना चाहते थे और वापस मार्स एक्सप्लोरेशन में पूरी दुनिया का इंटरेस्ट जगाना चाहते थे। इलॉन का प्लान था कि वो रशिया से इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स खरीदेंगे और उन्हें लॉन्च व्हीकल की तरह यूज करेंगे। उन्होंने कुछ एरोस्पेस एक्सपर्ट्स के साथ रशिया की ट्रिप प्लान की, लेकिन रशियंस के साथ उनके नेगोशिएशंस कभी ठीक से हो ही नहीं पाए। रशियंस ने इलॉन को उनकी एज के कारण सीरियसली नहीं लिया। इलॉन यहाँ आए थे $20 मिलियन में 3 मिसाइल्स खरीदने, लेकिन रशियंस ने केवल एक ही मिसाइल का प्राइस $21 मिलियन कोट किया। इलॉन और उनकी टीम को समझ आ चुका था कि रशिया से रॉकेट की उम्मीद करना बेकार है। वापस आते हुए फ्लाइट में जहां उनकी टीम डिसअपॉइंटेड बैठी थी, वहीं इलॉन लगातार लैपटॉप में कुछ काम कर रहे थे। कुछ देर बाद उन्होंने अपनी टीम को कहा कि अब हम खुद ही रॉकेट बनाएंगे। उन्होंने लैपटॉप में रॉ मटेरियल्स, मैन्युफैक्चरिंग, असेंबली और लॉन्च के सभी कॉस्ट्स को कैलकुलेट कर लिया था। उन्हें रियलाइज हुआ कि रॉकेट बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल्स लगते हैं उनकी कॉस्ट फाइनल रॉकेट के कॉस्ट की केवल 2 से 3% होती है। बाकी सारा खर्चा बेटर डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से कम किया जा सकता है। इलॉन को समझ आया कि स्पेस इंडस्ट्री की असली प्रॉब्लम ये नहीं थी कि कोई मार्स एक्सप्लोर नहीं कर रहा, बल्कि प्रॉब्लम ये थी कि इंसानों के पास ऐसा करने के लिए अफोर्डेबल रॉकेट्स ही नहीं थे। इसीलिए अब वो स्पेस इंडस्ट्री को बदल कर रख देने वाले थे और इसी तरह स्टार्ट हुई स्पेस एक्स। जून 2002 में इलॉन ने एक 75,000 स्क्वायर फीट का वेयरहाउस खरीदा और उसे एक मॉडर्न रॉकेट फैक्ट्री में कन्वर्ट कर दिया और बोइंग और नासा जैसी ऑर्गेनाइजेशन से वर्ल्ड के बेस्ट रॉकेट साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स को हायर किया। इन सब का केवल एक मिशन था, स्पेस इंडस्ट्री में सबसे सस्ता और सबसे तेजी से रॉकेट्स बनाने वाली कंपनी बनना। इसे अचीव करने के लिए इलॉन ने कई इनोवेटिव स्ट्रेटजीज यूज की। जहां बाकी एरोस्पेस कंपनीज रॉकेट्स को डिजाइन करने वाली टीम और रॉकेट्स को बिल्ड करने वाली टीम्स को अलग अलग रखती थी, वहीं स्पेसएक्स ने दोनों को एक साथ बिठा दिया। इससे टाइम बचा और गलतियां कम हुई। फिर स्पेसएक्स ने वर्टिकल इंटीग्रेशन अडॉप्ट किया, मतलब जो पार्ट्स पहले थर्ड पार्टी सप्लायर्स से आते थे जैसे इंजन, फ्यूल टैंक और बैटरी पैक, अब स्पेसएक्स उन्हें खुद ही बनाने लगा क्योंकि सप्लायर्स स्लो और एक्सपेंसिव थे। फाइनली इलॉन ने देखा कि बाकी कंपनीज रॉकेट के हर एक पार्ट में 2 से 3 गुना एक्स्ट्रा पैसा खर्च कर रही हैं, जबकि सेम काम सस्ते पार्ट से भी हो सकता था। इसी के साथ इलॉन ने डिक्लेयर किया कि स्पेसएक्स के पहले रॉकेट का नाम होगा फैल्कन 1। उस समय दूसरी कंपनीज 600 kg के पेलोड को लोअर अर्थ ऑर्बिट में भेजने के लिए करीब $70 मिलियन चार्ज करती थी। वहीं इलॉन का प्रॉमिस था कि वो सेम पेलोड को केवल $7 मिलियन में भेज देंगे। स्पेसएक्स का टारगेट था कि वो फैल्कन 1 को केवल एक ही साल में लॉन्च कर देंगे, लेकिन पूरी कोशिश के बाद भी इसे तैयार करने में पूरे 4 साल लग गए। फाइनली 2006 में वो दिन आया। 70 फुट ऊंचा सिल्वर कलर का फैल्कन 1 लॉन्च के लिए तैयार था। काउंटडाउन खत्म हुआ और रॉकेट जमीन से उठने लगा और पूरी टीम खुशी से झूम उठी कि तभी 25 सेकंड बाद एक डिजास्टर हो गया। एक छोटे से फ्यूल लीक के कारण इंजन के पास आग लग गई। फैल्कन 1 ने कंट्रोल खो दिया और क्रैश कर गया। इलॉन और उनकी टीम लिटरली अपने ड्रीम्स को झुलसते हुए देख रही थी, लेकिन उन्होंने करेज गैदर किया और बिना ज्यादा समय गवाए सेकंड लॉन्च की तैयारी शुरू कर दी। ठीक 1 साल बाद फैल्कन 1 का सेकंड लॉन्च अटेम्प्ट होता है। इस बार लॉन्च के 3 मिनट बीत चुके थे और सब कुछ सही लग रहा था। फर्स्ट स्टेज का सेपरेशन परफेक्टली हुआ, लेकिन फिर सेकंड स्टेज का इंजन टाइम से पहले ही बंद हो गया, जिस कारण फैल्कन 1 आसमान में ही स्पिन होने लगा और फिर से क्रैश हो गया। इलॉन दुखी थे, लेकिन उन्हें पता था कि वो सक्सेस के काफी क्लोज हैं और इसीलिए उन्होंने तीसरे लॉन्च की
की तैयारी शुरू कर दी। अगस्त 2008 में फैल्कन 1 का तीसरा लॉन्च अटेम्प्ट हुआ, लेकिन इस बार भी सक्सेस हाथ नहीं लगी। एक माइनर एरर के कारण फैल्कन 1 आसमान में ही एक्सप्लोड हो गया। कंट्रोल रूम में पिन ड्रॉप साइलेंस था। इस रॉकेट के साथ इलॉन के $100 मिलियन भी जल चुके थे। स्पेसएक्स के पास अब केवल एक और लॉन्च के पैसे बचे थे। अगर नेक्स्ट अटेम्प्ट सक्सेस नहीं होगा तो स्पेसएक्स हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। एक तरफ स्पेसएक्स कंपनी स्ट्रगल कर रही थी, तो वहीं इलॉन की एक और कंपनी थी जो बर्बादी की कगार पे थी, और वो थी टेस्ला। जब इलॉन स्पेस इंडस्ट्री में एंट्री ले रहे थे तो उसी वक्त वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को भी एनालाइज कर रहे थे। इलॉन को पता था कि अभी की कार्स फॉसिल फ्यूल्स पे डिपेंडेंट हैं और फॉसिल फ्यूल्स लगातार खत्म हो रहे हैं, प्लस इनसे पॉल्यूशन तो होता ही है। इसीलिए उनका प्रेडिक्शन था कि फ्यूचर में हर कंट्री की गवर्नमेंट्स क्लीन एनर्जी से चलने वाली कार्स में शिफ्ट करना चाहेंगी, मतलब इलेक्ट्रिक कार्स ही फ्यूचर है। उस समय तक कुछ कंपनीज ने इलेक्ट्रिक कार्स लॉन्च की थी, जैसे जनरल मोटर्स की EV1, लेकिन स्लो, एक्सपेंसिव और कम रेंज होने के कारण ये सभी फेल हो गई थी। जिसके बाद ऑटोमोबाइल कंपनीज ने इलेक्ट्रिक कार्स से अपना ध्यान हटा लिया था। इलॉन को समझ आ गया था कि अगर इलेक्ट्रिक कार्स को सक्सेसफुल बनाना है तो उन्हें स्पीड, रेंज, प्राइस और एस्पिरेशनल वैल्यू में गैसोलीन कार्स से बेटर होना पड़ेगा। फॉर्चुनेटली उन्हें इसी विजन पे काम करने वाला एक स्टार्टअप मिल गया, और वो स्टार्टअप था टेस्ला मोटर्स। टेस्ला को मार्टिन और मार्क नाम के इंजीनियर्स ने स्टार्ट किया था, और इनका आइडिया था रोडस्टर नाम की एक हाई परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार बनाना। ट्रेडिशनल इलेक्ट्रिक कार्स लीड एसिड बैटरीज यूज करती थी, लेकिन टेस्ला ने रिसर्च में पाया कि अगर रोडस्टर को जल्दी चार्ज करना है और रेंज को 300 किलोमीटर तक बढ़ाना है तो उसमें वही बैटरी यूज करनी होगी जो फोन और लैपटॉप में लगती है, यानी लिथियम आयन बैटरीज। साथ में इनका प्लान था रोडस्टर को 0 से 100 किलोमीटर तक केवल 4 सेकंड्स में पहुंचाना, और लुक्स और फीचर्स में भी ये काफी सुपीरियर हो। 2004 में इसी विजन को देखते हुए इलॉन ने टेस्ला में $6.5 मिलियन इन्वेस्ट किए और इसके लीड इन्वेस्टर बन गए। लेकिन टेस्ला का विजन जितना बोल्ड था, उसका एग्जीक्यूशन उतना ही डिफिकल्ट था। लिथियम आयन बैटरी टेक्नोलॉजी काफी नई थी और उसे एक कार के लिए मॉडिफाई करना काफी डिफिकल्ट हो रहा था। साथ ही टेस्ला ने एस्टिमेट किया था कि वो हर एक रोडस्टर कार को केवल $65,000 में बेच लेंगे, लेकिन 2007 तक तो कार को बनाने का ही खर्च $1 लाख तक पहुंच गया। इतने ज्यादा कॉस्ट में तो टेस्ला का बिजनेस मॉडल ही कोलैप्स हो जाता। सिचुएशन की अर्जेंसी को समझते हुए इलॉन खुद टेस्ला के CEO बन गए, लेकिन वो कुछ कर पाते इससे पहले आ गया 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, जिसने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बहुत नेगेटिवली इंपैक्ट किया। स्पेसएक्स के अलावा इलॉन के पास जितना कैपिटल था वो उसे टेस्ला में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके थे, और बाकी इन्वेस्टर्स ने और पैसे इन्वेस्ट करने से मना कर दिया था, जिस कारण टेस्ला बैंकरप्सी की कगार पे थी। बेसिकली 2008 में एक तरफ इलॉन की स्पेसएक्स कंपनी 3 लगातार लॉन्च फेलियर्स के बाद बर्बादी की कगार पे थी, और दूसरी तरफ टेस्ला मोटर्स भी बैंकरप्ट होने वाली थी। ऐसे में कोई भी लॉजिकल एंटरप्रेन्योर फंड्स रेस करके दोनों में से किसी एक कंपनी को सेव करता, लेकिन इलॉन डिफरेंट थे। उन्होंने अपनी मैक्लेरन कार और बाकी पर्सनल एसेट्स बेच के टेस्ला में पैसे लगा दिए ताकि वो कुछ दिन और सरवाइव कर सके। साथ में उन्होंने पर्सनली इन्वॉल्व होकर फैल्कन 1 के चौथे लॉन्च को सक्सेसफुल बनाने के लिए काम किया। फाइनली दिसंबर 2008 में फैल्कन 1 का चौथा लॉन्च का दिन आ गया। एक बार फिर से फैल्कन 1 लॉन्च पैड पे तैयार खड़ा था। स्पेसएक्स और इवन इलॉन का फ्यूचर इस एक रॉकेट पे टिका हुआ था। काउंटडाउन खत्म हुआ और रॉकेट लिफ्ट होने लगा। फर्स्ट स्टेज सक्सेसफुल रही, सेकंड स्टेज सक्सेसफुल रही और थर्ड स्टेज भी सक्सेसफुल रही, लेकिन किसी ने सेलिब्रेट नहीं किया। फिर कुछ मिनटों बाद कंट्रोल रूम में सब चीयर करने लगे। स्क्रीन में कंफर्मेशन आ गई थी कि फैल्कन 1 ऑर्बिट में पहुंच चुका है। स्पेसएक्स ऐसा करने वाली दुनिया की पहली प्राइवेट कंपनी बन चुकी थी। इसके कुछ ही हफ्तों बाद नासा ने स्पेसएक्स को $1.6 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, जिसमें स्पेसएक्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक कार्गो पहुंचाना था। इस कॉन्ट्रैक्ट के चलते स्पेसएक्स दुनिया की सबसे सक्सेसफुल प्राइवेट स्पेस कंपनी बन चुकी थी, लेकिन दूसरी तरफ टेस्ला अभी भी स्ट्रगल कर रही थी। इसीलिए इलॉन ने पर्सनली इन्वेस्टर्स को कॉन्टैक्ट किया और उन्हें समझाया कि न केवल उनकी कार रेडी है, बल्कि हजारों लोगों ने इसे प्री ऑर्डर भी कर रखा है। उन्हें ये फंडिंग केवल इस कार को मास
मास प्रोड्यूस करके कस्टमर्स तक पहुंचाने के लिए चाहिए। फाइनली इलॉन की मेहनत रंग लाई। उन्हें क्रिसमस ईव में $40 मिलियन की इमरजेंसी फंडिंग मिल गई और टेस्ला बैंकरप्ट होने से कुछ ही दिन पहले बच गई। इस फंडिंग से टेस्ला ने रोडस्टर का मास प्रोडक्शन और डिलीवरीज चालू कर दी और इसकी सक्सेस से टेस्ला ने पूरी दुनिया को प्रूव कर दिया कि एक इलेक्ट्रिक कार फास्ट, लॉन्ग रेंज और क्लासी हो सकती है। लेकिन एक प्रॉब्लम थी। रोडस्टर एक 2 सीटर स्पोर्ट्स कार थी जो काफी एक्सपेंसिव थी और केवल एक नीश कस्टमर सेगमेंट के लिए बनाई गई थी। इलॉन को पता था कि अगर उन्हें टेस्ला को लॉन्ग टर्म में एक सक्सेसफुल और बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी बनाना है तो उन्हें मास मार्केट के लिए कार्स बनानी होंगी और इसीलिए 2012 में टेस्ला ने लॉन्च की मॉडल एस, एक प्रीमियम इलेक्ट्रिक सेडान जो 0 से 97 किलोमीटर की स्पीड केवल 4.2 सेकंड्स में अचीव कर सकती थी। सिंगल चार्ज में इसकी रेंज करीब 500 किलोमीटर की थी और इसके लुक्स काफी कूल थे। लेकिन मॉडल एस की खास बात यह थी कि एक कार नहीं बल्कि एक कंप्यूटर थी जिसमें व्हील्स लगे हुए थे। इसमें 17 इंच की मैसिव टच स्क्रीन थी जिसमें यूजर्स वर्चुअली कार के हर एक फंक्शन जैसे लाइटिंग, क्लाइमेट, नेविगेशन, एंटरटेनमेंट को कंट्रोल कर सकते थे। प्लस इस कार में लैपटॉप या मोबाइल की तरह सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू इंप्रूवमेंट्स और नए फीचर्स ऐड किए जा सकते थे। इवन कार के डोर हैंडल्स अपने आप बाहर आ जाते थे जब यूजर कार के पास आता था। इन सब के कारण मॉडल एस केवल एक अच्छी इलेक्ट्रिक कार नहीं बल्कि सभी एग्जिस्टिंग कार से बहुत बेहतर थी। लॉन्च होते ही मॉडल एस काफी सक्सेसफुल हो गई और मोटर ट्रेंड ने इसे कार ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया। इसके बाद ना केवल टेस्ला ने अपना आईपीओ लॉन्च किया बल्कि 2013 में वो प्रॉफिटेबल भी हो गई। आगे चल के टेस्ला ने मॉडल एक्स, मॉडल 3 और मॉडल वाई लॉन्च की और 2017 तक टेस्ला दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कार कंपनी बन गई। आज तो टेस्ला फुली सेल्फ ड्राइविंग कार्स बनाने के काफी क्लोज है। दूसरी तरफ स्पेसएक्स ने फैल्कन 9 लॉन्च किया जो फैल्कन 1 के कंपैरिजन में 50 गुना पेलोड को स्पेस में ले गया। फिर 2015 में इन्होंने रीयूजेबल रॉकेट्स लॉन्च किए जिससे हर लॉन्च के लिए नए रॉकेट्स बनाने की रिक्वायरमेंट खत्म हो गई और स्पेस ट्रेवल का कॉस्ट भी काफी कम हो गया। स्पेसएक्स के थ्रू इलॉन ने स्टारलिंक नाम से हजारों सैटेलाइट्स भी स्पेस में छोड़ी हैं जो दुनिया के कई हिस्सों को हाई स्पीड इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। और आज के दिन ये अपना सबसे बड़ा रॉकेट स्टारशिप बना रहे हैं जो ह्यूमंस को मार्स तक ले जा सकेगा। इसके अलावा इलॉन ने ट्रांसपोर्टेशन को रिवॉल्यूशनाइज करने के लिए द बोरिंग कंपनी और हाइपर लूप का कॉन्सेप्ट इजाद किया है। 2015 में इन्होंने न्यूरालिंक लॉन्च किया जो ह्यूमंस के ब्रेन में कंप्यूटर चिप्स को इम्प्लांट करती है ताकि ब्रेन और कंप्यूटर डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सके। इलॉन का लेटेस्ट मूव था 2023 में ट्विटर को अक्वायर करके सोशल मीडिया स्पेस में एंट्री लेना। साथ में वो XAI के थ्रू AI कंपनी भी स्टार्ट कर चुके हैं। इन सभी कंपनीज के चलते इलॉन दुनिया के रिचेस्ट पर्सन बन चुके हैं और उनकी नेटवर्थ करीब $400 बिलियन है जो सेकंड रिचेस्ट पर्सन जेफ बेजोस से ऑलमोस्ट डबल है। लेकिन इलॉन जितने अमीर हैं उतने ही कंट्रोवर्शियल भी हैं। उनके एम्प्लॉइज ने टफ वर्किंग कंडीशंस और एक्सट्रीम वर्क प्रेशर की कंप्लेंट्स की हैं। इवन ट्विटर को अक्वायर करने के बाद भी उन्होंने एक ही झटके में हजारों एम्प्लॉइज को फायर कर दिया था। उनके कंट्रोवर्शियल ट्वीट्स कई बार स्टॉक प्राइसेस को नेगेटिवली इंपैक्ट करते हैं। फाइनली इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए करीब $280 मिलियन डोनेट करने के बाद इलॉन प्रेसिडेंट ट्रम्प के काफी क्लोज बन चुके हैं जिससे उनके पास पैसे और पॉलिटिकल पावर्स का एक लीथल कॉम्बिनेशन है और कुछ लोगों को डर है कि वो इसका गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन इन सब के बाद भी इलॉन के मामले में एक बात 100% फिट बैठती है, यू लव हिम और हेट हिम, यू कांट इग्नोर हिम। क्योंकि ये इंसान फ्यूचर का वेट नहीं करता बल्कि खुद फ्यूचर बनाता है। ये कहानी थी इलॉन मस्क की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप नेक्स्ट इस वीडियो को देखें।